हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि इनकम टैक्स का जितना भी पार्ट है अ, मतलब नॉर्मल से सारा मतलब डिटेल में कंसेप्ट जो है वो मैं अभी इस वीडियोस में कंप्लीट कर रहा हूँ। तो मैंने जितना भी बेसिक कंसेप्ट था और रेजिडेंशियल स्टेटस था जो हमारा सेकंड चैप्टर था वो भी मैंने कंप्लीट कर दिया है लास्ट वीडियोस में। अब अगर पहले उसे देखना चाहते हो तो उसे देख सकते हो, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो शुरू होने वाला है सैलरी का। तो मैंने आपको 5 हेड बताए हुए हैं इनकम टैक्स के अंदर कि 5 तरीके की इनकम्स होती हैं किसके अंदर, इनकम टैक्स के अंदर, जिसमें से नंबर 1 आती है इनकम फ्रॉम द सैलरीज। ठीक है, तो सैलरीज की जब भी बात आती है तो हमें ये समझ में आ जाता है कि इसमें सबसे ज़रूरी क्या है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन। ठीक है, यानी एक एम्प्लॉय होता है एक एम्प्लॉय होता है, क्योंकि उनके बीच में तो सैलरी होती है, सिंपल सी बात है। ठीक है, सेकंड जो मेन चीज़ इसमें ये है कि इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर बहुत सारी ऐसी सैलरी के डेफिनेशन में पार्ट्स आ जाते हैं जिनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि पेंशन इज़ ऑल्सो अ सैलरी, लीव सैलरी मीन्स लीव एनकैशमेंट, वो भी एक सैलरी होती है, एन्युटी भी एक सैलरी है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सैलरी हम ऐसी बहुत सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। अलाउंसेज आ जाते हैं सैलरी का एज अ पार्ट। ठीक है, तो उसके बारे में, लेकिन ये बहुत बड़ा और वास्ट टॉपिक है तो मैं इसे पार्ट्स में कवर अप करूँगा। ठीक है, तो आज के इस मेन पार्ट में आपको सैलरी के बारे में, सैलरी की मेन डेफिनेशन, कौन कौन से सेक्शंस कवर किए जाएंगे इस पूरे चैप्टर में, और साथ में अलाउंसेस के बारे में डिटेल में मैं ज़रूर बात करूंगा। तो आज का मेन टॉपिक है सैलरी के बारे में, उसका बेसिस ऑफ चार्ज क्या है सेक्शन 15, और साथ में आपको बताया जाएगा अलाउंसेस क्या होते हैं। ठीक है, चलिए तो करते हैं स्टार्ट। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों, अगर आपको कोई भी नोट्स किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग चाहिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। उस चैनल का लिंक आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर पे सैलरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स पढ़ लीजिएगा कि एवरी पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय इन द टर्म ऑफ सर्विस रेंडर वुड बी टैक्सेबल एज सैलरी। कोई भी ऐसी पेमेंट है, अगर सपोज करो सैलरी किसी भी वे में हो सकती है, ये नो मैटर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ही हो, मैंने ये चीज़ क्लियर करनी है इसीलिए क्योंकि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है तो वो सैलरी टैक्सेबल नहीं है। लेकिन ऐसा केस बहुत कम आता है, क्योंकि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बन गया तो इनकम टैक्स ये कहता है कि वो अमाउंट या वो इनकम क्या मानी जाएगी, इनकम एज अ सैलरी अंडर टैक्सेबल, मतलब टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, सेकेंड, कोई मैटर नहीं करता कि एम्प्लॉयमेंट आप चाहे फुल टाइम करो चाहे पार्शली करो, कोई मैटर नहीं करता, मतलब पार्ट टाइम करो फुल टाइम करो, एम्प्लॉयमेंट अगर है तो समझो आपकी सैलरी टैक्सेबल भी है। अंडर सेक्शन 9 में हमने ये चीज़ पढ़ के आए हैं, लास्ट वीडियो में मैंने बताया है। सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 का क्लोज 2 हमें क्या कहता है कि सैलरी अगर अर्नड हुई है इंडिया में तो वो ऑटोमेटिकली डीम टू बी एक्रू मानी जाएगी और डीम टू बी अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। लेकिन इवन मतलब चाहे वो बाद में हमें कहीं बाहर क्यों ना मिली हो, ठीक है, लेकिन वो ये कह रहा है कि ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि डीम टू बी अराइज और डीम टू बी एक्रू होता क्या है। ठीक है, और सैलरी अगर सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 के क्लोज 2 में आई है तब। ठीक है जी, ये ध्यान में रखना है। अब उसके बाद बात करते हैं, देखो डीम टू बी एक्रू की बात हो गई थी, वो हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से समझा है, आप वहाँ से समझ सकते हो अगर आपको ये कंसेप्ट समझना है अच्छे से। देन अब मेन पॉइंट अंडर सैलरी क्या है, सैलरी के अंदर 3 मेन सेक्शंस आएंगे, 15, 16 एंड 17। ठीक है, 15 के अंदर हमने बेसिस ऑफ चार्ज और सैलरी पढ़ेंगे। ठीक है, क्या सेक्शन कौन कौन सी चीज़ों मतलब चार्ज कैसे की जाती है, सैलरी के ऊपर टैक्स कैसे लगता है, कौन कौन से सेक्शंस आते हैं उसके अंदर, क्या क्या चीज़ें टैक्सेबल हैं। इसके अलावा सेक्शन 16 में इसके डिडक्शंस और रिलीफ आ जाता है, और लास्ट में मतलब रिलीफ अंडर 89 आ जाता है पार्ट, और लास्ट में हमारे पास सबसे ज़रूरी चीज़ 17 में है परकिसेट्स। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आगे भी बात करूंगा, लेकिन अभी के लिए आपके पास सबसे ज़रूरी है सेक्शन 15, दैट इज़ बेसिस ऑफ चार्ज। तो बेसिस ऑफ चार्ज में क्लोज 1 क्या कहता है सेक्शन 15 का कि चाहे सैलरी टैक्सेबल है, मतलब टैक्सेबल जो होगी चार्जेबल होगी, चार्जेबल टू टैक्स होगा, वो चाहे रिसिप्ट बेस हो चाहे ड्यू बेस हो, दोनों बेसिस के ऊपर अगर जो भी पहले होगा वो माना जाएगा। इन शॉर्ट, रिसिप्ट बेसिस पे या फिर ड्यू बेसिस पे विच एवर इज अर्लियर इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर हेड सैलरी। ठीक है जी, ये सबसे ज़रूरी पार्ट है। रिसिप्ट बेस और ड्यू बेस क्या होता है, मेरी सैलरी अभी तक मुझे नहीं मिली, उसकी डेट निकल चुकी है, वो ड्यू बेसिस के ऊपर है। कोई रिसिप्ट बेसिस मीन जब मुझे मिली है तब।
ठीक है, चाहे भी कोई भी जल्दी होगा, डेट से पहले मिल गई, रिसिप्ट बेसिस के ऊपर हुआ या फिर ड्यू हो गया, कोई भी केसेस है, विच एवर इज अर्लियर चार्जेबल हो जाएगा। नंबर 2, हाउएवर के केस में क्या कहा गया है, वही बात आ गई, मैंने एडवांस का केस अभी कहा कि अगर सैलरी एडवांस में मिल जाती है तो कन्फ्यूज़न मत होना, मतलब कन्फ्यूज़न क्रिएट मत करना कि अगर सैलरी कोई भी पे कर दी जाती है आपको एडवांस में उस पीवाई में जिस पीवाई की इनकम टैक्सेबल हो रही है, यानी अगर 21-22 पीवाई के अकॉर्डिंग हम बात करें, मेरी सैलरी एडवांस में चली गई थी, तो इट कैन नॉट बी सब्सिक्वेंटली ब्रॉट टू द टैक्स इन द ईयर विच इट बिकम ड्यू। सपोज करो, एक एग्जाम्पल के तौर पे नीचे लिखा ही हुआ है, चलो मैं एग्जाम्पल नीचे बात करूँगा, पहले थर्ड पॉइंट समझ लीजिएगा कि अगर आपकी सैलरी पेड इन एरियर है, यानी एरियर का मतलब क्या होता है वो भी वैसे नीचे लिखा गया है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि इन शॉर्ट सैलरी मेरी जो रह गई थी देने वाली उसके लिए कंपनसेट करना, मतलब अगर कोई सैलरी का पार्ट रह गया, कोई सैलरी देने वाली रह गई, उसके लिए कोई कंपनसेट दिया जाता है, तो उसे हम एरियर और के बेस पे डील करते हैं। आगे इसका डिटेल कंसेप्ट पढ़ेंगे। बात आती है, मैंने यहाँ पे अभी बात की थी आउटस्टैंडिंग यानी ड्यू बेसिस के ऊपर, तो अब ये समझ लीजिएगा कि इन सभी के एग्जांपल के साथ आपको समझ आ जाएगा कि दोनों चीज़ें क्या थी। अगर सचिन है, विड्रॉ की है उसने सैलरी इन एडवांस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022 इन द मंथ ऑफ मार्च 2022, बात कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, नया फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से लेकर। अब मेरी अप्रैल की सैलरी मैंने मार्च में ले ली, वो तो पिछला पीवाई चला गया ना, मतलब वो तो पिछले साल की इनकम हो गई। यानी सपोज करो मैंने इनकम किसकी टैक्सेबल माननी है, 22-23 एवाई के हिसाब से मैंने 21-22 की पीवाई इनकम को लेना है। अब मैंने अप्रैल की सैलरी को मार्च में ले लिया, तो क्या वो मार्च की टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी या फिर वो अप्रैल की ही रहेगी? ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि साल तो बदल गया ना, कि क्या वो 23-24 के लिए लायबल होगा। ध्यान से समझो इस चीज़ को कि अगर उसने 22 अप्रैल की सैलरी जो है 22 मार्च में ले ली, यानी पिछले पीवाई के अंडर आ गई, जो कि नहीं बनती थी, 12 महीनों की सैलरी 13 महीनों की कर दी, तो क्या उसके अगले साल जो वैल्यू होगी वो 11 महीने के अनुसार ली जाएगी या फिर नहीं? ऐसा होगा तो ध्यान से समझिएगा। देन द सेम विल बी चार्जेबल टू टैक्स ऑन रिसिप्ट बेसिस एंड इज असेस्ड एज इनकम ऑफ पीवाई। तो उसे हमने मान लेना है सैलरी, यानी अब 12 महीनों की नहीं, मार्च में एडवांस की जो सैलरी ले ली है वो भी इसका ही पार्ट मानी जाएगी। लेकिन ऑटोमेटिकली अब ये कन्फ्यूज़न हो जाएगी, क्या AY 23-24 में वो टैक्सेबल है? जी नहीं, क्योंकि अगर वो पहले टैक्सेबल हो गया तो अगले साल उसकी 11 महीनों की सैलरी हो जाएगी, 12 महीनों की नहीं। ठीक है, यानी एडवांस जिस टाइम पे हुआ है उसी टाइम पे उसका टैक्सेबल मानना जरूरी है, अगले साल तक हम उसकी वेट नहीं करेंगे, ये कहा गया है। ठीक है, आप पढ़ सकते हो अच्छे से। इज असेस्ड फॉर द PY 21-22 दैट इज 22-23 AY के अकॉर्डिंग। हाउएवर द सैलरी फॉर 23-24 विल नॉट इंक्लूड द पार्ट ऑफ अप्रैल 22 सैलरी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है अगर ड्यू हो जाती है, मार्च की सैलरी मुझे मिलती अप्रैल में है तो क्या करूँगा? तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, मेरी मार्च की सैलरी अगर ड्यू हो जाती है तो ड्यू केस में आपको याद रखना पड़ेगा कि जिस समय पे वो ड्यू हो गई, विच एवर इज अर्लियर वाला केस याद रख लेना है कि बेशक मुझे मिली अप्रैल में है, मार्च की सैलरी मिली अप्रैल में है, मतलब रिसिप्ट बेस क्या बना, अप्रैल बना, लेकिन मेरी ड्यू कब हुई? मेरी ड्यू हुई है मार्च में, तो विच एवर इज अर्लियर दैट इज ड्यू बेसिस। तो मैं टैक्सेबल कब मानूंगा? मैं मार्च में ही मानूंगा। ठीक है, तो याद रखना है कि इफ़ द सैलरी ड्यू फॉर द मार्च 22 इज रिसीव्ड बाय सचिन इन द मंथ ऑफ अप्रैल, बेशक मुझे अप्रैल में मिली है, दिस इज स्टिल चार्जेबल इन द इनकम ऑफ मार्च, यानी PY 21-22। लेकिन अब क्वेश्चन ये आ जाएगा कि क्या उससे अगले साल में अप्रैल में जो इनकम मेरी ऐड हुई है क्या वो फिर से टैक्सेबल हो जाएगी? क्योंकि वो तो मुझे अप्रैल में मिली है, मतलब मार्च की सैलरी मुझे अप्रैल में मिली और अप्रैल की तो मिली ही है, जो अप्रैल में ऑलरेडी मिली है वो तो टैक्सेबल है ही, लेकिन जो ड्यू होके आई है वो दोबारा टैक्सेबल नहीं होगी, ये तो बेसिक है। ठीक है जी, तो याद रखना है इन चीज़ों को। नेक्स्ट, एरियर ऑफ सैलरी का मीनिंग आ गया, जो मैंने ऑलरेडी आपको कवर अप किया हुआ है कि कुछ ऐसा, मतलब एरियर का मतलब क्या होता है? कंपनसेटिंग फॉर द सैलरी लेफ्ट, जो सैलरी रह चुकी है उसके लिए कंपनसेट करना, जो हमें पहले पे करनी चाहिए थी उसके रिगार्डिंग। ठीक है, अब आता है सेक्शन 17, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सैलरी का मीनिंग क्या है सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में आप तीनों चीज़ें पढ़ेंगे, सैलरी के बारे में, परकिसेट्स के बारे में और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी क्या होता है उसके बारे में।
तो पार्ट नंबर 1 हमारी बात करता है सेक्शन 17 सबसेक्शन क्लोज 1 में कि सैलरी एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इसमें बहुत सारे मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी आइटम्स को इंक्लूड कर लिया जाता है, जैसे कि वेजेस, एन्युटी पेंशन, ग्रेचुटी, एनी फीस कमीशन, कोई एडवांस की सैलरी, कोई पेमेंट अगर रिसीव्ड हुई है इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव, जो मैंने पहले ही बात कर ली। अब आइए प्रोविडेंट फंड के ऊपर। प्रोविडेंट फंड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सैलरी। अब मैं इसे यहाँ पे ना एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि प्रोविडेंट फंड का आप आगे डिटेल में पढ़ोगे, तो इसीलिए अगर यहाँ पे नहीं क्लियर होगा तो आने वाली वीडियो में आप क्लियर कर सकते हो। वैसे प्रोविडेंट फंड का कुछ हिस्सा ही वो कह रहे हैं सैलरी के अंदर आएगा, ठीक है। तो उस चीज़ में आपको वीडियो अगली मिल जाएगी, आपको समझ आ जाएगा। और लास्ट में कहा गया है कि अगर कोई कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है या फिर कोई ऐसे कोई एम्प्लॉयर द्वारा आपकी पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80 CCD के अंदर कर दिया जाता है कंट्रीब्यूशन, तो वो भी आपकी सैलरी के अंडर माना जाएगा। हाउ एवर देयर विल बी अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स। वो बाद में आपको डिडक्शन मिलने वाली है, वो बात अलग है, लेकिन एज अ इनकम वो इनकम पहले मान ली जाएगी, ठीक है जी। चलिए अब आते हैं अलाउंसेस के ऊपर। पार्ट यहाँ पे ख़त्म। अब दूसरा पार्ट शुरू हो जाता है अलाउंसेस, जो कि सैलरी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सैलरी के साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे एज अ पार्ट ऑफ अलाउंस मिलती हैं। क्या होता है अलाउंस? बहुत तरीके के हो सकते हैं। अलाउंसेस मतलब एक मॉनेटरी बेनिफिट जो सैलरी के साथ हमें कई बार दे दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ मनी, मतलब इन द फॉर्म ऑफ मनी भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये 3 तरीके के हो गए हैं, फुली टैक्सेबल, पार्शली और नॉट टैक्सेबल यानी फुली एग्जेम्प्ट। तो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे आपको रिपीट नहीं करूँगा, बहुत आसान है समझना इसे कि फुली टैक्सेबल कैसे याद रखें। कोई मीनिंग समझने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। आपने एक वर्ड याद रखना है। फुली टैक्सेबल कौन कौन से केसेस हैं, तो उसमें अलाउंसेस इनकम टैक्स ने बताए हैं स्विफ्ट डिपोर्ट। मेरी ऑब्जर्वेशन को समझ लेना, स्विफ्ट डिपोर्ट, स्विफ्ट लगाना है और साथ में डिपोर्ट लाना है। अब इसको समझ लीजिए कि एस का मतलब क्या है, डब्ल्यू का मतलब क्या है। एस का मतलब है सर्वेंट अलाउंस, डब्ल्यू का मतलब है वार्डन अलाउंस, आई फॉर एंट्रीम, एफ फॉर फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, टी फॉर टिफिन अलाउंस। टी फॉर ट्रांसपोर्ट भी आ सकता है, लेकिन वो बाद में आएगा, ठीक है। अब आती है स्विफ्ट, तो कवर हो गया। डिपोर्ट यानी डियरनेस अलाउंस, पी मतलब प्रोजेक्ट अलाउंस, ओ मतलब ओवर टाइम एंड टी मतलब ट्रांसपोर्ट। आपको याद कराने के लिए यहाँ से लिखा गया है, बाकी इसमें और चीज़ें नहीं है। फुली टैक्सेबल का मतलब अगर यहाँ वाले कोई भी नाम आपको क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं तो आपने जितनी वैल्यू उनको मिली है, सपोज करो 500 रुपये प्रोजेक्ट अलाउंस मुझे दे दिया गया एज अ एम्प्लॉई, तो समझो मेरी 500 रुपये की इनकम पूरी टैक्सेबल है, बात ख़त्म, ठीक है जी। तो मैं उसके लिए ये नहीं सोचूंगा कि यार 500 टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा, वो पूरा ही टैक्सेबल होगा, ठीक है, वो मेरी इनकम का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए पार्शली टैक्सेबल अलाउंसेस में 2 पार्ट्स आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट केस, जिसमें एचआर आता है, दैट इज सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A का पार्ट है जो, और दूसरा आता है स्पेशल अलाउंसेस जो कि सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 में आ जाते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A के बीच में जब एचआरए की बात की जाती है तो एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस। हाउस के रेंट को बियर करने के लिए जो अलाउंसेस हमें मिलते हैं उसे हम हाउस रेंट अलाउंस के अंदर ले आते हैं, और ये एग्जेम्प्ट हो जाते हैं इनकम टैक्स के अंदर थोड़े से, एग्जेम्प्ट एट लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। यानी पार्शियल टैक्सेबल का मतलब थोड़ा सा टैक्स हमें माफ़ होगा, थोड़ा हमें देना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा कितना टैक्स माफ़ होगा वो हमें बताया गया है नंबर 1 एचआरए में कि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से जो भी आंसर सबसे कम आएगा, जिसका आंसर भी सबसे कम आएगा, वो हमें एचआरए जितना मिला है उसमें से माइनस कर दिया जाएगा एज एन एग्जेम्पशन, और बाकी बचा हमारे लिए फुली टैक्सेबल माना जाएगा। ध्यान से समझिएगा कैसे। मेट्रो सिटीज़ का अगर केस हुआ तो हमें जितना एचआरए मिला है वो लेना है सबसे पहले। सेकंड, जितना रेंट पे हुआ उसमें से 10% ऑफ सैलरी जितनी हमें पे हुई है उसे माइनस करने के बाद जो आंसर आता है उसे देखना है। और थर्ड, मेट्रो सिटीज़ के केस में 50% ऑफ सैलरी का पार्ट लेना है, ठीक है। उस केस है अदर सिटीज़ में सिर्फ फ़र्क इतना सा है, मैंने कलर डिफरेंस कर दिया होगा, 40% ऑफ सैलरी, बाकी सारा सेम है, ठीक है। यानी इन तीनों में से जिसका भी आंसर सबसे कम हुआ वो चीज़ एचआरए में से एग्जेम्प्ट मानी जाएगी, ठीक है। अब आता है कि एग्जेम्पशन किससे अवेलेबल नहीं होगी, जो अपने ही घर में रह रहा हो या फिर जो अपने घर में नहीं रह रहा पर रेंट भी नहीं पे कर रहा, यानी जिस घर में रह रहा है उसका रेंट भी खर्चा नहीं दे रहा, तो वो भी नहीं पर्सन इसके लिए लायबल, बेशक उसे अलाउंसेस मिल क्यों ना रहा हो, ठीक है।
अब बात आती है कि सैलरी का मतलब क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। वो कह रहे हैं सैलरी का मतलब सिर्फ सैलरी का बेसिक सैलरी से मतलब नहीं होता। उसमें बेसिक मतलब जो आपको मिला है वो तो लेना ही है। उसमें ही अगर आपको कोई डेयरनेस अलाउंस मिला है इन द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, वो भी ले लेना है। और अगर कोई कमीशन जो सेल्स के ऊपर एज अ फिक्स परसेंटेज टर्नओवर के ऊपर मिली है, वो भी आपने बीच में परसेंटेज के बेस के ऊपर ऐड कर देनी है। ठीक है, तो इन तीनों को ऐड करने के बाद आपकी जो सैलरी बनती है उसका 10% करना है, उसका 50% करना है, उसका ही 40% करना है। तो पहले आपको सैलरी भी अच्छे से निकालनी है, याद रखना है, उसके बाद उसकी परसेंटेज को यूज़ करना है एचआरए के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट आता है कैसे करना है एचआरए को। बहुत आसान सी इलस्ट्रेशन है, आपने जो ऊपर पढ़ा उसके बेस पे ही है कि एक मिस्टर हैप्पी है जो एम्प्लॉयर से अपनी इनकम ले रहा है। कितनी? बेसिक पे 40,000 पर मंथ, डेयरनेस अलाउंस 6,000 पर मंथ, कमीशन 50,000 पर एनम पूरे साल का ले रहा है। मोटर कार फॉर पर्सनल यूज़, उसने मोटर कार यूज़ करी हुई है पर्सनल पर्पज़ के लिए। ठीक है, और उसके खर्चे एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है। और एचआरए उसे कितना मिलता है? टोटल 15,000 रुपये पर मंथ। और आपने एचआरए कितना उसे एग्जेम्प्ट मतलब कितना उसके लिए एग्जेम्प्ट हो सकता है उसकी कैलकुलेशन करनी है। अगर उसने 16,000 रुपये पर मंथ रेंट भरना हो तो उस केस में उसके लिए क्या है, दैट इज एचआरए रिसीव्ड। पहले नंबर पे वही बात ले लीजिए कि तीन चीज़ों में सबसे आसान, सबसे छोटा जो भी आंसर आया वो माइनस करना है। कैसे? नंबर 1, एचआरए कितना मिला था? 15,000 इंटू 12 करने के बाद कितना बन गया? दैट इज़ 1,80,000। उसके बाद रेंट पेड में से 10% ऑफ सैलरी माइनस करनी है। रेंट पेड क्या है? 16,000। अब ध्यान से समझ लेना, 16,000 इंटू 12 करोगे, ठीक है, पहले नंबर पे। उसके बाद माइनस 10% ऑफ सैलरी। 10% ऑफ सैलरी, सैलरी क्या है इसके बीच में ध्यान से समझ लेना। सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी जो कि ऊपर कितनी दी है? 40,000। ठीक है, प्लस 6,000 भी इसमें ऐड हो जाएगा एज अ डियरनेस अलाउंस। कमीशन है नहीं, कमीशन इसमें क्यों नहीं यूज़ होगा? क्योंकि हमें नीचे दे दिया गया है कि कमीशन इज़ अ पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। सॉरी, मैंने ऊपर रिटायरमेंट बेनिफिट कह दिया, इन द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट आएगा। ठीक है, तो याद रखना है इन द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही आएगा। ठीक है, अब बात आती है कि इन द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी रिटायरमेंट के लिए अगर यूज़ हुआ होगा तो वो नहीं आएगा इसके बीच में कमीशन। ठीक है, अब बात आती है कि 40,000 प्लस 6,000, 46,000 हो गया और इंटू 12 करने के बाद उसमें से रेंट माइनस करने के बाद आपका आंसर आ गया 1,36,800। ठीक है, बस मेन पार्ट था सैलरी कैसे कैलकुलेट करनी है, जिसमें याद रखना है कि कमीशन एज अ टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेना है, रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए यूज़ हुआ हो तो नहीं लेना। और रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए आपके ऊपर लाइन लिखी हुई है डीए फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, तो इसलिए कमीशन नहीं लिया। ठीक है, देन आता है 40% ऑफ सैलरी। अब बात आती है 40% ऑफ सैलरी जो कि कानपुर में है। कानपुर कहाँ है? मेट्रो सिटी है? जी नहीं, इट इज़ अ अदर सिटी। तो अदर सिटी के केस में आपने क्या करना है? 40% 46,000 इंटू 12 करने के बाद जो आया दैट इज़ 2,20,800, वो ले लेना है। सबसे छोटा क्या है? बीच वाला, दैट इज़ सेकेंड केस। तो उसे क्या करना है? नीचे एचआरए जितना मिला है उसमें से माइनस कर देना है, तो आपका जो आंसर आएगा उतना एचआरए हमें टैक्सेबल माना जाएगा। ठीक है जी, दिस इज़ द थिंग जो आपको याद रखना है। सॉरी, मतलब इतना एग्जाम्पशन कितनी मानी जाएगी? 1,36,800, और माइनस करने के बाद जितना बच गया वो है टैक्सेबल एचआरए। ठीक है, यानी 43,200 हमारा टैक्सेबल है और एग्जाम्प्टेड कितना है? 1,36,800। राइट, चलिए अलाउंसेस का दूसरा पार्ट आता है स्पेशल अलाउंस, जो कि रूल 2BB के अंदर आते हैं। तो बहुत आसान है, इसकी सिर्फ लिमिट को याद रखना है, ज़्यादा दिमाग में ज़ोर नहीं डालने की ज़रूरत। बहुत आसान सा तरीका है। आपने क्या याद रखना है? अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 का क्लोज 1 कहता है कि हमारे पास सबसे पहले जो अलाउंसेज हैं वो ये कहते हैं कि देयर इज़ नो लिमिट। जितना अलाउंस मिला, अगर उसका सारा का सारा पैसा, आप पढ़ सकते हो, ठीक है, मैं ये बोल्ड लाइन को ध्यान से समझा रहा हूँ कि अगर मैंने सपोज़ करो आपको 500 रुपये दिए, आपने 500 के 500 खर्च कर दिए, तो फिर वही आपकी एग्जेम्पशन मानी जाएगी। मतलब लिमिट ये कहती है कि आपको जितना आपने खर्च कर दिया, सपोज़ 500 में से मैंने 400 खर्च कर दिया, तो 400 की एग्जेम्पशन है, 100 रुपया टैक्सेबल आना जाएगा। ठीक है जी, जितना मैंने खर्च कर दिया उस अलाउंस में से वो माना जाएगा मेरा, दैट इज़ टैक्सेबल।
लेकिन ये नहीं कि 500 में से 600 कर दिया तो 600 तो मतलब 100 रुपये तो अपना ही खर्च किया ना, ये तो बेसिक चीज़ है। 500 में से जितना खर्च करा, 500 का 500 कर दिया तो एग्जेम्प्टेड है, 500 में से 400 किया तो 100 रुपया टैक्सेबल है भाई, ये मत समझना, ठीक है, कि कम खर्च करोगे, जितना दिया है उतने में से जितना खर्च कर दोगे वो माना जाएगा एग्जेम्प्टेड, ठीक है। ये है फर्स्ट केस। लेकिन अब ये बात आती है कि ये केस में कौन कौन से अलाउंसेज आते हैं। तो अलाउंसेज में आ जाता है ट्रैवलिंग अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, रिसर्च, कन्वीनियंस, डेली एंड हेल्पर। 6 ही अलाउंस है, याद करना आसान है, कोई इशू नहीं है। 6 के 6 अलाउंसेस में ऐसा केस आता है कि दैट इज़ जितना खर्चा, मतलब जितना अलाउंस मिला है उसमें से जितना खर्चा कर दिया होगा वो सारा खर्चा बीच में से माइनस कर दिया जाएगा एज एन एग्जेम्पशन, ठीक है जी। और एक सेक्शन था अंडर सेक्शन 115 BAC, दैट इज़ डिडक्शन के केस में, कि कोई पर्सन अगर डिडक्शंस नहीं लेना चाहता तो उस केस में अगर उसने कोई डिडक्शन नहीं लेनी है तो वो सेक्शन 115 BAC को ऑप्ट कर सकता है। तो अगर किसी पर्सन ने ऐसा किया हुआ है तो उसे सिर्फ इनमें से कौन से अलाउंस में एग्जेम्पशन मिलेगी, ट्रैवलिंग, डेली एंड कन्वीनियंस में, बाकी 3 में नहीं मिलेगी। याद रखना है, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी होते हैं इन केस ऑफ CA क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है, एग्जाम्स। अंडर सेक्शन 1014 क्लोज टू क्या कहता है, यानी क्लोज जो डबल है वो क्या कहता है कि देयर इज़ अ लिमिट। अब उसने एक लिमिट दे दी कि इन अलाउंसेस के लिए इतनी लिमिट तक आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। कितने लिमिट तक, तो उसके लिए अलाउंसेस है नीचे। अगर कोई हिली एरिया के बेस के ऊपर आपको अलाउंस मिला है, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस मिला है, तो उसमें 800 या फिर 300 अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड लोकेशन आपको क्या मिल जाएगी, एग्जेम्पशन मिल जाएगी, जितना आपको अलाउंसेस मिला होगा। 1000 रुपये का मिला है, मेरी लोकेशन ऐसी है जहाँ पे 800 का मुझे अलाउंस एग्जेम्प्ट होना चाहिए, मुझे 800 अलाउंस एग्जेम्प्ट हो गया, 200 मुझे बच गया, वो मेरा टैक्सेबल माना जाएगा, ठीक है जी। नंबर 2 और 7000 सबसे ज़रूरी, एक साइचन ऐसा पहाड़ी इलाका है जिसमें जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, उस केस में 7000 पर मंथ आपको अलाउंसेस भी ज़्यादा मिलते हैं और उसमें से 7000 पर मंथ क्या है, एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। कोई ऐसा स्पेशल अलाउंस जो बॉर्डर एरिया के बेस के ऊपर मिलता है उसमें अलग अलग अमाउंट्स के साथ आपको स्पेसिफाइड लोकेशन के बेस के ऊपर एग्जेम्पशन मिल जाएगी, जैसे 1300, 1100, 1050, 750, 300, 200 डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन आपको मिल जाएगी। ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरिया का अलाउंस अगर आपको मिलता है तो 200 पर मंथ आपको एग्जेम्पशन के केस में मिलेगा, ठीक है। बस अमाउंट्स आपको याद रखनी है और कुछ नहीं है। इसके अलावा कोई ट्रांसपोर्टेशन केस ऐसा आता है जिसमें कोई पर्सन है जो डेली आपके खर्चे नहीं ले रहा, मतलब डेली कोई अलाउंस नहीं यूज़ कर रहा, लेकिन वो अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए ट्रांसपोर्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, इन केस ऑफ एम्प्लॉय। तो उस केस में उस ट्रांसपोर्टर को इस पर्पस के लिए 70% ऑफ अलाउंस माफ़ कर दिया जाएगा, और 70% ऑफ अलाउंस भी कितना हो सकता है, अप टू 10,000 तक, उससे ज़्यादा नहीं। और ये सारी चीज़ें पर मंथ के केस में होने वाली हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है चिल्ड्रन एजुकेशन का अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए अगर आप अलाउंस मिलता है, आपको कोई एम्प्लॉयर आपके एम्प्लॉय को, अपने एम्प्लॉय को चिल्ड्रन बेसिस के ऊपर अलाउंस देता है, तो वहाँ पे 100 रुपीज़ पर मंथ अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन आपको क्या मिल जाएगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगी। यानी 1200 रुपये पूरे साल के हो गए, और 2 बच्चों के मिला के 2400 रुपये आपके पूरे साल के आपके बच्चों के लिए क्या है, वो अलाउंस एग्जेम्प्टेड माना जाएगा, ठीक है। अगर कोई हॉस्टल का खर्चा भी होता है तो उस केस में क्या है, 300 रुपये पर चाइल्ड, ठीक है, 300 रुपये के केस हो जाएगा, ठीक है। और 300 रुपये पर स्टूडेंट पर बच्चे के हिसाब से माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंपनसेटरी फील्ड अलाउंस। कंपनसेटरी फील्ड अलाउंस या कंपनसेटरी मॉडिफाइड एरिया अलाउंस, ठीक है। अगर फील्ड एरिया अलाउंस है तो उस केस में 2600, और अगर मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस है तो उस केस में 1000 पर मंथ, ठीक है, 2600 पर मंथ एंड 1000 पर मंथ। वेरी इंपॉर्टेंट, काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस अगर आपको मिलता है, वो किसे मिलता है, पहली बात तो ये समझ लीजिए, वो मिलता ही आर्मी फोर्सेस के बेसिस के ऊपर एम्प्लॉयज़ को, मतलब आर्मी फोर्सेस के अंदर ही मिलता है, उस केसेस के अलावा किसी में नहीं मिलता। अब देखिए उस केस में क्या है, 3900, क्योंकि आर्मी केस है, गवर्नमेंट केस है, तो उसमें आपको पता है कि थोड़ा सा ज़्यादा ही अलाउंस मिलेगा, 3900 पर मंथ मिल जाता है, ठीक है।
कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंस है जो किसी पर्सन ऐसे एम्प्लॉय को दे रहा है जो पर्सन ट्रांसपोर्टर है, यानी एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टर है लेकिन वो डेफ है, ब्लाइंड है या कोई ऐसा कारण है जिसमें मतलब हैंडीकैप्ड है वो, ठीक है, तो उस केस में उसे ₹3200 पर मंथ एग्जेम्पशन मिल जाएगी। लेकिन अगर वो इन केसेस में किसी में भी नहीं है, हैंडीकैप नहीं है, ब्लाइंड नहीं है, डेफ नहीं है, तो उस केस में वो पूरा ट्रांसपोर्टर अलाउंस क्या है, टैक्सेबल है। शायद आपको मैंने ऊपर अभी बताया होगा, ठीक है, तो ये चीज़ जान के ही आपने उसे अलाउंस देना है। अंडरग्राउंड अलाउंस यानी किसी पर्पस में आपको कहा जाता है, कोई ऐसे केसेस में आप कह देते हो कि आपको अंडरग्राउंड होने के लिए कहा गया, कोई ऐसे स्पेशल केसेस होते हैं तो वहाँ पे आपको 800 का अलाउंस जो है वो एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा पर मंथ के लिए। और दो और केसेस आते हैं जिसमें हाई एल्टीट्यूड है, स्पेशल कंपनसेटरी है और आइलैंड अलाउंस है। सिर्फ अमाउंट्स को आपको याद रखना है और कुछ नहीं है। थोड़ा सा टफ होगा लेकिन आपको इन अमाउंट्स के साथ चलना पड़ेगा इन द केस ऑफ इनकम टैक्स सब्जेक्ट, अदरवाइज़ आपका मुश्किल हो जाएगा। अब वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज़ ज़रूरी याद रख लेना, वो क्या है, अलाउंसेस जो मैंने शेड करे थे ऊपर, ये वाले ब्लू केसेस में, ब्लू वाले, ठीक है, ये आपको तब नहीं मिलेंगे अगर आपने क्या किया होगा, नंबर 2 यानी बॉर्डर एरिया अलाउंस को अप्लाई किया होगा। यानी अगर आपको बॉर्डर एरिया अलाउंस मिल गया तो ये वाले केसेस में आपको ये अलाउंस नहीं मिलने वाले तीनों, ठीक है। और अगर कोई पर्सन ने 115 BAC सेक्शन ऑप्ट किया है, डिडक्शन नहीं लेनी है, तो उस केस में सिर्फ उसको ऊपर में से सिर्फ एक ही अलाउंस मिलेगा, दैट इज़ ट्रांसपोर्टर अलाउंस, जो कि डेफ ब्लाइंड का केस है। अदरवाइज उसको कोई अलाउंस नहीं मिलेगा एग्जेम्पशन के केस में। यानी एग्जेम्पशन उसको किसी भी अलाउंस में ऊपर वालों में से नहीं मिलेगी अगर वो 115 सेक्शन BAC ऑप्ट करता है तो, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, अब आता है फुली एग्जेम्प्टेड। फुली एग्जेम्प्टेड में बहुत सी सिंपल सी बात है, जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय केसेस हैं जिसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज आ जाते हैं, कोई UNO से अलाउंसेस मिल रहा है उसे, कोई ऐसी सुपीरियर अथॉरिटी है, गवर्नमेंट केसेस हैं, उस केस में ये सारे अलाउंसेस क्या हो जाएंगे, पूरे एग्जेम्प्टेड ही माने जाएंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट केसेस होते हैं तो इसीलिए उसमें कोई टैक्स नहीं लगने वाला। तो आई होप ये आपको ऑलरेडी पढ़ के ही समझ आ गया होगा, ठीक है। तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सैलरी चैप्टर जो कि कवर किया जाता है इस केस को ख़त्म करके, दैट इज़ अलाउंसेस और सैलरी के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग करने के बाद, ठीक है दोस्तों। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी है लेकिन डिटेल कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।